आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। ये एक ऐसी असाधारण कहानी है जिसमें जीत है, एक विशाल साम्राज्य है और फिर अंत में सब कुछ त्याग देने का फैसला है। और यही सवाल है जो चंद्रगुप्त के जीवन को इतना दिलचस्प बना देता है। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार क्यों हो गया? चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सिकंदर महान के भारत से जाने के ठीक बाद। लेकिन उसके जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि खतरा टल गया था। असल में एक नई चुनौती पश्चिम से उभर रही थी। देखिए, सिकंदर तो चला गया, लेकिन उसकी परछाई अभी भी भारत पर थी। उसके जो सेनापति थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा कर लिया था और ये चंद्रगुप्त के एक अखंड भारत के सपने के रास्ते में एक कांटे की तरह थे। और इन सेनापतियों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, वो था सेल्यूकस प्रथम निकेटर। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, बल्कि सिकंदर की ही तरह एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना देखता था। अब दो दुनियाएं टकराने वाली थी और सेल्यूकस चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। तो अब मंच तैयार था, दो महान शासकों के बीच एक ऐतिहासिक टकराव के लिए। ये एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो ना सिर्फ सरहदें बदलने वाला था, बल्कि लड़ाई के तौर तरीकों को भी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। चंद्रगुप्त का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक अखंड भारतीय साम्राज्य। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूनानियों को हराना ही पड़ता। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। मौर्य सेना कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाइए। 6 लाख पैदल सैनिक। सोच कर देखिए, 6 लाख। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी, जो किसी भी दुश्मन को कुचल सकती थी। और फिर थे 30,000 घुड़सवार। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये युद्ध के मैदान पर बिजली की तरह तेज और बहुत घातक थे। लेकिन चंद्रगुप्त का असली तुरुप का इक्का कुछ और ही था। 9,000 जंगी हाथी। ये समझ लीजिए कि उस जमाने के जिंदा सांस लेते हुए टैंक थे। एक ऐसी ताकत जिसे रोकना नामुमकिन था। सेल्यूकस की अनुभवी यूनानी सेना ने कई लड़ाइयां लड़ी थीं, पर उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। हाथियों की दहाड़, कांपती हुई जमीन और उनकी विनाशकारी ताकत, इसने उनके दिलों में खौफ भर दिया। ये सिर्फ तलवारों और भालों की लड़ाई नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था और चंद्रगुप्त इसे जीत रहे थे। तो इस भयानक युद्ध का अंत कैसे हुआ? अब लड़ाई के मैदान से निकलकर हम चलते हैं कूटनीति की मेज पर, जहां एक महान साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। कई सालों के संघर्ष के बाद सेल्यूकस को एक कड़वी सच्चाई समझ आ गई। चंद्रगुप्त की सेना, खासकर उनके जंगी हाथी, अजेय थे, उन्हें हराया नहीं जा सकता था। तो अपनी हार मानते हुए उसने शांति संधि का प्रस्ताव रखा। और ये कोई मामूली संधि नहीं थी, इसने उस वक्त के नक्शे को ही बदल दिया। सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान समेत एक बहुत बड़ा इलाका सौंप दिया। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 जंगी हाथी दिए, जो उस समय का सबसे ताकतवर सैन्य हथियार था, और एक विवाह गठबंधन के जरिए इस नई दोस्ती पर मोहर लगा दी। रातों रात मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शासक बन गया। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य को जीतना एक बात है और उस पर शासन करना बिल्कुल दूसरी। और यही चंद्रगुप्त के सबसे बड़े सलाहकार चाणक्य का रोल आता है। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के बताए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने एक जबरदस्त प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिसमें एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम, एक बड़ा जासूसी नेटवर्क और एक मजबूत सेना थी जो साम्राज्य को एक साथ रखती थी। ये सिर्फ जीत के बारे में नहीं था, ये एक व्यवस्था और स्थिरता बनाने के बारे में था। साम्राज्य अपने चरम पर था, प्रशासन मजबूत था और चंद्रगुप्त एक अपराजय सम्राट थे। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है। सम्राट अब एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चलने वाले थे। ये चंद्रगुप्त की कहानी का शायद सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। एक तरफ वो योद्धा सम्राट है जिसने एक साम्राज्य बनाया, और दूसरी तरफ वो तपस्वी सन्यासी है जिसने सब कुछ त्याग दिया। बाहरी दुनिया को जीतने से लेकर अपने अंदर की दुनिया को जीतने तक का ये सफर सच में हैरान कर देने वाला है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने सल्लेखना का कठोर व्रत लिया। ये जैन धर्म की एक पवित्र प्रथा है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु तक उपवास करके आत्मा को शुद्ध करता है। और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने जितनी सावधानी से अपना साम्राज्य बनाया था, उतनी ही सोच समझकर उन्होंने सत्ता को छोड़ा। उन्होंने जैन धर्म अपनाया, अपने बेटे को सिंहासन सौंपा
और फिर मन की शांति के लिए दक्षिण की यात्रा की, जहां उन्होंने अपना अंतिम व्रत पूरा किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत सिर्फ उनके जीते हुए राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और प्रभावशाली है। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो पीढ़ियों तक चला। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके पोते अशोक महान ने इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके साम्राज्य से भी बढ़कर है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि महानता के लिए शाही खानदान में पैदा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए हिम्मत, दूरदृष्टि और कभी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति चाहिए। एक साधारण परिवार से उठकर उन्होंने हमेशा के लिए इतिहास का रुख बदल दिया। ये एक लाइन उनके जीवन और उनके प्रभाव को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक विचार, एक क्रांति थे जिसने भारतीय सभ्यता को हमेशा के लिए एक नई दिशा दी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ताकत का असली मतलब क्या है? बाहरी दुनिया पर नियंत्रण पाना या खुद अपने मन को जीत लेना?